चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए, जो कि आपका साइंस का है, त्रैमासिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का अपना वीडियो। इसलिए परीक्षा देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सभी आपका त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है, इनके 110% यह आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यह क्वेश्चन आपका पहला वाला यहाँ शुरू हो रहा है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन होगा, तो वह 5 अंक का होने वाला है। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। इनके एमसीक्यूएस आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि जीवन की मूलभूत इकाई, यहाँ पर क्या कह रहा है, जीवन की मूलभूत इकाई यानी मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो मैं आपको बताते चलूँ, वही होती है कोशिका, यानी कि कोशिका को क्या कहते हैं, तो जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन सेकंड भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि बेग का सही मात्रक क्या होता है। तो बेग का सही मात्रक मैं आपको बताते चलूँ, मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि m⁻⁻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 ⁻
क्वेश्चन की यहाँ पर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने किया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपको बता चलूं, जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम दिया था तो वह न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है एक यूनिट यानी कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो अर्थ होता है वह होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या मीथेन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर अमोनिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया एक ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये तीनों ही यानी क्या होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैस होती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की तरफ चलिए, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तारित से समझ सकते हैं, क्योंकि काफी ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी। तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके सामने रखे गए हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन सेकंड भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना है। तो पहला क्वेश्चन है कि चीनी का विलेन एक नेट डेड रेस क्या है। तो चीनी का विलेन जो होता है वह एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, तो समांगी मिश्रण आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर खाली स्थान पर आपको यहाँ पर भरना है समांगी मिश्रण। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि नारियल का रेशे यानी कि नारियल के जो रेशे होते हैं युक्त छिलका डैश ऊतक का बना होता है, किसका इनकी बना होता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, स्क्लेरेन यानी स्क्लेरेन कायमा का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज डैश यानी कि नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो चेचक की जो चेचक का जो टीका होता है उसकी जो खोज की थी वह किस वैज्ञानिक ने की थी। तो मैं आपको बता चलूँ, वह एडवर्ड जेनर ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो रॉबर्ट हुक ने यानी कोशिका की खोज की थी। आपको इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रखा गया है। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, चौथा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पर द्रव्यमान की बात हो रही है, तो द्रव्यमान यहाँ पर अगर पृथ्वी पर यानी कि 12 किलोग्राम है तो यानी चंद्रमा पर भी इतना ही होगा। बट हाँ, यहाँ पर भार की बात होती तो आपका कितना होता है, तो 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 हो जाता है, 6 दूना 12, वहाँ पर 2 किलोग्राम उसका भार हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण। यहाँ पर कह रहा है कि कैथोड किरणें यानी कैथोड किरणें जो होती हैं वह आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो वह कैसी आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, तो वह ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा, यानी कि ऋणावेशित आपका यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तारित से समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, सुगर सॉल्यूशन इज ए, यानी तो आपका यानी कि जो आपका है यानी कि चीन का जो सॉल्यूशन होता है यानी विलेन होता है वह क्या होता है। तो आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तारित से समझ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये भी आपको देखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही जोड़ी बनाई, यानी कि मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने दोनों ही उपस्थित हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट क्या होता है। तो अमोनियम सल्फेट का यहाँ पर आपको रासायनिक सूत्र दिया जा रहा है, यानी कि NH4 का होल ट्वाइज SO4 होता है। यह आपका अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है यानी कि प्रोटियम क्या होता है। तो मैं आपको बताते चलूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम यह सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, इसलिए आपका प्रोटियम जो हो जाएगा वह हाइड्रोजन का समस्थानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है जाइलम क्या होता है। तो जाइलम को मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ,
पौधों में जल का संवहन करता है तो उसे हम जाइलम कहते हैं। ओजोन छिद्र क्या होता है, तो ओजोन छिद्र को वो जो प्रभावित कर रहा है तो वह कौन है, तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी CFCS है। यानी क्या है, CFCS आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 4 काफी महत्वपूर्ण है कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है, तो काफी महत्वपूर्ण, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है कि दूध से यानी कि दूध में से क्रीम के पृथक्करण की विधि का नाम आपको बताना होगा। तो यानी कि दूध से जो है कि क्रीम को जब हम अलग करते हैं उस जो विधि का नाम है वह क्या है, तो वह क्या है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अपकेंद्रणीय विधि है। क्या नाम है आपका यहाँ पर आ जाएगा, अपकेंद्रणीय विधि आपका यहाँ पर आ जाएगा। अपकेंद्रणीय विधि आपका इस टाइप से आंसर आ जाएगा, यानी अपकेंद्रण विधि आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का आपको सूत्र बताना होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है वह क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, Na2CO3 होता है। क्या होता है, तो NO2CO3 होता है, यह आपका सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण, ये भी काफी बार एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह कौन सी होती है, मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, तो वह होती है आपके तंत्रिका कोशिका। कौन कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका, जो कि यहाँ पे रीढ़ में पाई जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। तो तंत्रिका कोशिका आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो तंत्रिका कोशिका आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आपको देखना होगा क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि बल का सही मात्रक क्या होता है, तो बल का सही मात्रक जो होता है वह होता है आपका न्यूटन। क्या होता है आपका यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा आंसर निकलकर। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि AIDS का जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है, तो मैं आपको बताते चलूँ वही होती है आपकी एक्रोड होती है, इनकी एक्रोड होती है, एक्रोड होती है। फिर उसके बाद आई से होता है आपका इम्यूनो होता है, इनकी इम्यूनो होती है। फिर उसके बाद होता है आपका डिफिशियंसी। क्या होता है, तो डेफिशिएंसी होता है। फिर उसके बाद होता है आपका सिंड्रोम, यानी कि एक्रोड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपका फुल फॉर्म आपके सामने आ चुका है। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन 50 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये काफी ही महत्वपूर्ण है। ये आना ही आना है, 110% यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है कि विषवांगी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की कोई 4 विधियां आपको बताना होंगी। तो विषवांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे कि यानी कि मान लो यानी कि एक रेत यानी कि रेत है, रेत को अगर हमने पानी में मिलाया, किस में मिलाया, तो जल में मिलाया, यानी कि पानी में मिला दिया, तो वह क्या बन जाता है, तो वह रेतीला पानी बन जाता है, अर्थात वह क्या हो जाता है, गंदा। यानी कि पानी क्या हो जाता है, तो वह गंदा हो जाता है, यानी कि उसमें क्या रेत मिलाई जाती है, इसलिए वह रेत का मिश्रण हो जाता है। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उससे हम कर सकते हैं वाष्पन विधि द्वारा। कैसे कर सकते हैं, तो वाष्पन विधि आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब हम उसे वाष्पन यानी कि जब हम उसमें धूप में डालेंगे या फिर धूप में रखेंगे तो वह यानी कि जो पानी पानी होगा, यानी कि जो जल जल होगा, वह बाष्प बनकर उड़ जाएगा और वहां पर आपकी रेत रह जाएगी। तो इस तरीके से हम उसे यानी कि अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर अपकेंद्रणीय विधि भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है यौगिक के 2 गुण आपको लिखना होंगे। तो यौगिक के 2 गुण कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि 2 या 2 से अधिक यानी तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, एक या एक यानी कि एक या एक से अधिक यानी कि यौगिक का निर्माण करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, तो आपको यहाँ पर यानी कि यौगिक का यानी कि फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी यौगिक के 2 गुण भी आपको बताना है। तो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो सॉल्यूशन तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि H2O है, यानी कि H2O है, तो यह क्या है, तो यह एक यानी कि यौगिक है, जल एक यौगिक है। यहाँ पर यानी कि जो जल है तो वह यानी कि हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के एक यानी कि एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो जल का एक यानी क्या बनाते हैं, जल का एक यानी कि अणु बनाते हैं, जल का क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, काफी महत्वपूर्ण। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है, अणु क्या है, यानी कि व्हाट इज ए मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ कि 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक यानी कि परमाणु मिलकर 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने एक एन ले लिया और यहाँ पर भी मैंने एक एन ले लिया, तो यह एक एन यानी कि यह एक एन और यह एक एन क्या है, तो नाइट्रोजन के एक परमाणु है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तो यह नाइट्रोजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो नाइट्रोजन का एक अणु बना देंगे। तो नाइट्रोजन का एक अणु ही हो चुका है, यानी कि यह आपका एक मॉलिक्यूल हो चुका है। और यह आपका क्या है, परमाणु है, यानी कि क्या है, परमाणु है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल की मैं आपको यहाँ पर बात करूँ, तो H+H मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये दोनों बनाते हैं H2। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या है, रासायनिक सूत्र को आपको परिभाषित करना होगा। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया जो हम करते हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो शॉर्ट फॉर्म में यानी कि जैसे हम शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, उसी को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट ना लिखकर, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मैंने यहाँ पर लिख दिया सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट है जो कि यानी जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट का मैं इतना लंबा नाम ना लिख करके बल्कि मैं इसका यानी रासायनिक सूत्र
लिख देता हूँ Na2CO3, यह भी आपका सोडियम कार्बोनेट ही कहलाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर परिभाषा लिख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन 7 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में 110% यह एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है रंध्र यानी कि स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। तो यह जो रंध्र होता है, जो स्टोमेटा होता है, पहले तो मैं आपको बता चलूँ यह कहाँ पर पाया जाता है। तो यह पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों में यानी कि छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उन्हीं में पाया, यानी कि उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहते हैं, जो कि सूर्य से प्रकाश की यानी कि क्या लेते हैं, सूर्य से प्रकाश की रोशनी यानी कि प्रकाश लेते हैं। सूर्य से प्रकाश लेने के बावजूद यानी कि जो वातावरण से क्या लेते हैं, तो वातावरण से लेते हैं ऑक्सीजन, और जल यानी कि जो जड़ होती है पौधे की, उससे लेते हैं, क्या लेते हैं, यह जल लेते हैं। इस तरीके से इन तीनों के यानी कि तीनों के मिलाकर यह क्या बनाते हैं, तो यानी कि भोजन बनाते हैं। पौधा इस तरीके से भोजन बनाता है। इस तरीके से आपको लिख देना है, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, आपको ये भी बताना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। जो सरल ऊतक जो होता है, इनकी जो मुलायम होता है, अर्थात जैसे कि पत्तियां हो गई, तो पत्तियों पर क्या सरल ऊतक पाई जाती है, और जटिल ऊतक किसमें पाई जाती है, तो जड़ों में आप इस जटिल ऊतक पाई जाती है। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो 8वां क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 110% यह चांस है, यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पर कह रहा है त्वरण का ऐसा ही मात्रक आपको लिखना होगा, तो सूत्र और ऐसा ही मात्रक आपको बताना होगा। तो त्वरण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है, तो त्वरण की मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वह क्या होता है, तो वेग परिवर्तन क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग परिवर्तन आपको ऊपर लिख देना है, वेग परिवर्तन लिख देना है, यानी क्या लिख देना है, तो वेग परिवर्तन लिख देना है, और बटे में आपको समय लिख देना है, नहीं क्या लिख देना है, तो समय लिख देना है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि यह आपका यानी कि फॉर्मूला हो चुका है। और यहाँ पर इसके अगर मीटर यानी कि क्या बात करें, इसकी अगर बात करें ऐसा ही मात्रक की, तो यह किसका हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका इसका मात्रक आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, यानी कि वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है आप सामने। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है औसत चाल से क्या अभिप्राय है। तो औसत चाल क्या होती है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, मान लो कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक यानी कि बी बिंदु तक गया, और वह ओ बिंदु पर यानी कि रुका, यहाँ से यहाँ तक ए से ओ तक जाने में वह यानी कि दूरी तय कर रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कर रहा है। और यहाँ पर ओ से लेकर बी तक यानी कि जाने में वह यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह चल रहा है, इनके रफ्तार से वह चल रहा है। तो इसका जो औसत हो जाएगा, दोनों का योग कर दिए, यानी 3 + 7 क्या हो जाएगा, 3 + 7 हो जाएगा 10, और बटे में आपको 2 यानी कि आपका 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको औसत आ जाएगी। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि वह व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी कि रफ्तार से चल रहा है। अथवा की बात करें क्वेश्चन 9 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 110% ये इसके चांस है, यह आएगा ही आएगा। यहाँ पर कह रहा है गति का प्रथम नियम आपको बताना होगा। तो गति का जो प्रथम नियम होता है वह क्या होता है, तो v = आपका क्या होता है, तो u + at होता है। क्या होता है, u + at होता है। तो यानी कि जो इस तरीके से हम किसे परिभाषित कर सकते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा तो वह आपको लिख देना है, v = आपका u + at होता है। इसको आपको परिभाषित करके लिखना है, क्योंकि आपको मिनिमम 30 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। तो यह एग्जाम्पल आप यहाँ पर खुद सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवेग संरक्षण का आपको नियम बताना होगा। तो संवेग संरक्षण का नियम कौन सा है, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, संवेग संरक्षण का जो नियम होता है वह क्या होता है, यानी कि P = mv होता है। क्या होता है, P = mv होता है। यानी कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे खत्म यानी कि क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो जो यानी कि संवेग होता है, जो P होता है = आपका यानी द्रव्यमान गुणा वेग के होता है। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा का पूरा मिलेगा, यानी कि मुकम्मल आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने ही मिलेंगे। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन 10 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि मिश्रण क्या है। तो मिश्रण यानी कि क्या होता है, मिश्रण यानी कि 2 या 2 से अधिक यानी यौगिक या फिर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक मिश्रण का निर्माण करते हैं। जैसे यानी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो समांगी अगर मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण क्या होता है, यानी जिसमें यानी समान संगठक पाया जाता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि चीनी और यानी चीनी और पानी हो गया, चीनी प्लस पानी आपका क्या मिलकर बनाता है, तो यह बनाता है शरबत। क्या बनाता है, शरबत बना देता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा, समांगी मिश्रण का हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, असमान संगठक यानी कि जिसमें असमान संगठन होता है। यानी कि जैसे कि मान लो कि रेत हमने क्या रेत को जब हमने पानी में मिलाया यानी किसमें मिलाया, तो जल में मिलाया, तो जो रेत होगी वह नीचे ठहर जाएगी, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। नीचे ठहर जाएगी यानी कि उसमें असमान संगठन रहता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इसके 2 ही प्रकार होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, धातुओं के 3 आपको यानी कि क्या लिखना है, धातुओं के 3 अभिलक्षण आपको लिखना होगा, यानी कि 3 गुण आपको लिखना है
धातुओं के कौन कौन से 3 गुण होती हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ धातुएं जो होती हैं, ये जो धातुएं होती हैं तो धातुएं होती हैं आघात वर्ध होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आघात वर्ध होती हैं। धातुएं क्या हो जाती हैं आपकी, आघात वर्ध होती हैं, यानी कि उन्हें आघात वर्ध का क्या क्या मतलब होता है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ आघात वर्ध का मतलब होता है धातुओं को यानी कि क्या होता है, धातुओं को खींचकर क्या कह रहा है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम आघात वर्ध कहते हैं। और धातुएं क्या होती हैं, और धातुएं चमकीली होती हैं, क्या होती हैं, चमकीली होती हैं, अर्थात इनमें चमक होती है, तो यह भी इसका एक गुण हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें धातुएं क्या होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, क्या होती हैं, तो तन्य होती हैं कि तन्यता इसका इसमें गुण पाया जाता है, यानी कि इसको कह लीजिए कि धातुओं को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित करने को गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा का पूरा मुकम्मल हो चुका है, यानी कि धातुओं को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। तो आपका आंसर इस तरीके से आपके सामने आ चुका है, आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की अगर बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा कि धातुओं के कोई 3 आपको अभिलक्षण लिखना है। कौन कौन से लक्षण लिखना है, अभिलक्षण मैंने आपको बता दिए हैं, वही आपको लिखना है। नेक्स्ट की अगर बात है क्वेश्चन की नेक्स्ट वाले क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा, यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है 110% यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की आपको तुलना करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता चलूं, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आपका यानी ऋण आवेशित होता है, यानी क्या होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। और यहाँ पर बात करूं तो प्लस यानी कि जो प्रोटॉन होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर बात करें न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है उस पर आवेशहीन होता है, यानी आवेश रहित होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी उसे हम फाई से भी दर्शा सकते हैं। इस तरीके से यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हो चुका है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन हो चुका है यहाँ पर ऋणावेशित, और प्रोटॉन हो चुका है आपका धनावेशित, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर वो होता है यानी कि क्या होता है, आवेशहीन, यानी कि आवेश रहित होता है। अगर यहाँ पर इसके यानी कि गुणों की तुलना की बात करें तो इसकी जो खोज की थी, यानी इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वह किसने की थी, तो सर जे टॉमसन ने की थी। यहाँ पर अगर प्रोटॉन की बात करें यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा, यानी कि रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन कह लीजिए, तो प्रोटॉन की खोज की थी यानी कि रदरफोर्ड या फिर आपका गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज की थी यहाँ पे जेम्स चैडविक ने। आप इस तरीके से लिख दीजिए, आपके गुण हो जाएंगे, यानी कि यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होने वाला है। और यहाँ पर अथवाले की बात नहीं कि निम्न तत्वों की आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या आपको यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर कह रहा है सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्या होता है, तो आपको 11 दिखा रहा है। और यहाँ पर तेज क्या है, तो यह आपका यानी कि संयोजकता है। क्या है, तो संयोजकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वह कितने हो जाएंगे, तो 23 में से आप 11 घटा दीजिए, यानी कि आपका जो 12 यहाँ पर न्यूट्रॉन आ जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। यहाँ पर यानी कि कार्बन की बात करें तो कार्बन में आप कितने हो जाएंगे, तो 6 न्यूट्रॉन होते हैं कार्बन के अंदर अंदर। यहाँ पर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में आपके 2 यानी कि 20 न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन 12 भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस किस अंग को कहते हैं, तो वह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कैसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका आ जाएगा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा आपका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया आपका आंसर आ जाएगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का बिजली घर हम क्या कैसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शरीर की पूरी ऊर्जा जो होती है वह पावर की यानी कि क्या किस तरीके से कर सकती है, ट्रांसफार्मर होता है उसी तरह से बिजली घर की तरह वह कार्य करती है, क्योंकि पूरे के पूरे शरीर की जो ऊर्जा संचित रहती है वह यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित रहती है। इस तरीके से आपका आंसर आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अथवाले की बात करें कि प्लाज्मा झिल्ली को आपको वर्णात्मक यानी पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह चौथी स्टेट होती है, यानी 4th स्टेट होती है। किसकी होती है, तो वह रक्त की यानी मानव ब्लड की जो यानी कि जो झिल्ली होती है, यानी प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह मानव रक्त में यानी कि जो प्लाज्मा होता है तो वह मानव रक्त में यानी कि जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है, जो खून होता है अर्थात जो रक्त होता है उसी में पाई जाता है। उसका चौथी स्टेट को हम क्या कहते हैं, इनकी प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इस तरीके से आपको लिख देना है, इनकी पारगम्य होती है अर्थात यह किस तरीके से होती है आपको ये लिखना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 13 की, तो क्वेश्चन 13 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है एक समान और असमान गति को आपको परिभाषित करना होगा। एक समान गति क्या होती है, जैसे कि मान लो यह एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त है, एक व्यक्ति यहाँ पर दौड़ रहा है, लगातार एक ही स्पीड से दौड़ रहा है, यानी कि मान लो वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, यानी कि 2 मिनट में यह यानी संपूर्ण एक चक्कर लगा लेता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, तो यह एक समान चाल हो जाएगी। और असमान गति क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति यहाँ से चला, यहाँ से चला और यहाँ पर जाके यहाँ पर ठहर गया, फिर उसके बाद यहाँ चला, फिर यहाँ पर ठहर गया, तो वह एक असमान गति कहलाती है। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका यहाँ पर आंसर मुकम्मल हो चुका है। यह भी आपका 3 अंक का क्वेश्चन होने वाला है।
यहाँ पर अथवा वाले की बात करें कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, जैसा कि मैंने अभी भी आपको इसके इनके वृत्त के माध्यम से समझाया। यानी कि कोई भी व्यक्ति है अगर यहाँ पर वो बिंदु यहाँ पर खड़ा हुआ है और वह यहाँ के चक्कर लगातार यानी कि लगातार चक्कर लगा रहा है, तो वह एक असमान इनके क्या होती है, एक समान गति कहलाती है। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 14 की, तो क्वेश्चन 14 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है आपको ये सभी लिखना होगा, तो काफी महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होने वाला है। यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें कि जीवों के लिए जल की आवश्यकता क्यों है, तो जल ही जीवन है। आपको यह पता होगा कि यानी कि जीवन आपको यह पता होगा जीवों के लिए जो आप यानी कि जीने के लिए जल चाहिए। यानी कि रोटी एक बार को ना हो, यानी खाना एक बार को ना हो, बट यानी कि क्या चाहिए, भोजन एक बार को ना हो, बट हाँ जल जरूर हो। इसलिए आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन 15 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। परिभाषित करना है आपको यानी कि एक मोल क्या होता है। एक मोल क्या होता है, तो पदार्थ में यानी कि कुल यानी कि अणुभार बटे ये भार बटे अणुभार, इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ इलेक्ट्रॉन और इनके क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की यानी संयोजन क्या कहते हैं, संख्या को ही हम संख्या को या फिर संयोजकता को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों के आपको मोलर द्रव्यमान आपको निकालना होगा, तो मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो कार्बन का कितना होता है, तो 12 होता है, और हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, इसलिए आपका यानी कि 12 4 18 यानी 12 4 कितने हो जाएंगे, सॉरी दोस्तों 12 4 16 हो जाएंगे। आपका आंसर यानी कि 16 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है फास्फोरस यानी कि अणु में कितने यानी कि कितने होते हैं, आपको इसका भी जवाब लिखना होगा नेक्स्ट पार्ट में, आपको बता दूंगा। नेक्स्ट ईयर बात है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 16 में, यहाँ पर कह रहा है यानी ऊतकों के आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है मस्तिष्क में स्थित यानी कि मस्तिष्क में स्थित ऊतक को क्या कहते हैं, तो मस्तिष्क में स्थित ऊतक को क्या कहते हैं, तो आपको ये बताना होगा। यहाँ पर कह रहा है तरल आधात्री यानी कि सहित संयोजी ऊतक क्या होता है, ऊतक यानी कि ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, तो फ्लोएम कहते हैं। ऊतक जो मनुष्य में यानी मनुष्य में पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, एपिथेलियम ऊतक कहता है। आपको ये सभी लिख देना है, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर अथवा वाले की बात करें न्यूरॉन का यानी कि स्वच्छ आपको नामांकित चित्र बनाना होगा, तो न्यूरॉन क्या होता है आपको पूरा का पूरा चित्र आपको बताना होगा। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध करना है आपको यानी प्रूफ दैट आपको प्रूफ करना होगा। यहाँ पर कह रहा है F = G बटे R स्क्वायर यानी D² होता है, तो इसे आपको यानी प्रूफ करना होगा। यह क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपका 4 अंक का होने वाला है। और यहाँ पर अथवा वाले की बात करें द्रव्यमान एवं भार में आपको कोई 4 अंतर बताना हो, यह भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 18 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है बल्ब जलाने पर हुए यानी कि ऊर्जा रूपांतरण का आपको वर्णन करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का हो जाएगा। यहाँ पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है वो बताना है। किसी वस्तु की यानी गतिज ऊर्जा के लिए आपको व्यंजक भी लिखना होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो 1/2 mv² होती है। क्या होती है, 1/2 mv² होती है। यह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। संक्रामक रोग क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है संक्रामक रोग क्या होता है, तो जीवाणु द्वारा होने वाले 4 रोगों के आपको नाम लिखना होगा। तो ऐसा रोग जो कि संक्रमण के कारण फैलता है संक्रामक रोग कहलाता है। तो संक्रामक रोग की आपकी परिभाषा आपके सामने हो चुकी है। जीवाणु द्वारा होने वाले 4 रोगों के नाम लिख दीजिए। यानी कि जीवाणु द्वारा अर्थात जैसे कि जुकाम हो गया, जुकाम एक ऐसा रोग है जो कि जीवाणु द्वारा होता है, तो आपको लिख देना। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन 20 भी आपके यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है यानी प्रतिरक्षी क्या है, और ऐसे 4 रोगों के आपको नाम लिखना है जिनका उपचार टीकाकरण से किया जाता है। जैसे कि चेचक हो गया, चेचक का उपचार किया जाता है टीकाकरण से, जिसका एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर कह रहा है समस्थानिक क्या है, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के आपको नाम व संकेत ही बताना होंगे। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं और ट्राइटियम होते हैं। ये सभी किसके होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक क्या है आपको ये बताना होगा, यानी कि यह 3 में पाया जाता है, कॉमनली होता है। इस तरीके से आप लिख दीजिए क्वेश्चन में। यहाँ पर वाले की बात करें निम्न परमाणु के आगे परमाणु संरचना भी बताना होगा। यानी कि एन का जो इनके 11 होता है तो वह 281 का हो जाएगा, 281 का हो जाएगा। यहाँ पर Cl का है तो Cl का आपका किस प्रकार से हो जाएगा, 287 हो जाएगा। यहाँ पर Mg का है तो Mg का क्या होता है, तो Mg का मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ 282 होता है और 282 हो जाता है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर निकाल देना है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 21 की, यहाँ पर कह रहा है यूकैरियोटिक पादप कोशिका एवं यूकैरियोटिक यानी कि जंतु कोशिका में कोई आपको 5 अंतर बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। और यहाँ पर अथवा वाले की बात करें कि पादप कोशिका को आपको नामांकित चित्र बनाना होगा, तो वह इस प्रकार से बनती है। किस प्रकार से बनती है, तो वह बनती है इस प्रकार से बनती है। क्या इस प्रकार से बनती है, तो आपको इसका क्या बनाना है, चित्र बना देना है। यह काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 12 में कह रहा है, आपका 22 में कह रहा है निम्नलिखित आपको सूत्र को यानी F = ma का आपको व्युत्क्रम करना है, इसको भी आपको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर कह रहा है एक 5 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है जो इसके वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की आपको मात्रा निकालना है। इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।